अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल नावल बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, आज मैं अपना पहला नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है तुमको माना मंजिल और दिल मुसाफिर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें नावल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दुआ पेपर लिख लिया। हाल में मुकम्मल खामोशी थी, इसलिए ज़रा सी आवाज़ भी बहुत सारी आवाज़ पैदा कर रही थी। सादिया की आवाज़ ने सर रफ़ीक को मुतवज्जा किया। सादिया, कोई मसला है? सर ऊंची आवाज़ में बोले। नहीं सर, मैं तो दुआ को कह रही थी कि मेरी पेंसिल वापस करे। सादिया ने खड़े होकर ताज़ा बहाना सुनाया। सादिया, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी सीट चेंज करवा दूँ। सर रफ़ीक गुस्से से बोले। जी सर। सादिया मुँह बसूर कर वापस बैठ गई, जबकि दुआ आगे पीछे से बेनियाज इसका सारा ध्यान पेपर पर था। दुआ, तुम्हें थर्ड क्वेश्चन आता है कि नहीं? ज़ाइमा बोली। शुक्र है। सर रफ़ीक का ध्यान इनके मोबाइल पर था। अरे यार, नहीं आता मुझे। दुआ ऊंची आवाज़ में बोलती उठकर खड़ी हो गई। सर ने चश्मे के पीछे से दुआ को जांचते नज़रों से देखा। यार, नहीं आता मुझे, मगर मजाल है अपने साथ साथ मेरा पेपर भी ख़राब कराओगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम दोनों की हेल्प कैसे करूँ। आज अगर मैं तुम लोगों को अपना पेपर दिखा भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि तुम लोगों को आगे ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या हर जगह नकल मार के पास होना है? दुआ मुँह पे दुनिया जहान की मासूमियत लिए झूठे आंसू बहाती अपना पेपर सर रफ़ीक के टेबल पर रख कर एग्ज़ाम हाल से बाहर निकल गई, जबकि सादिया और ज़ाइमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दुआ की बच्ची खुद तो इसने पहला दूसरा चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछ कर लिखा और मुझे कहा कि इसे थर्ड क्वेश्चन आता है। अपनी बारी पर देखा कैसे नाटक करके निकल गई। बाहर निकलती सादिया ने ज़ाइमा को बताया, पहला दूसरा और चौथा क्वेश्चन तुमने बताया, जबकि पाँचवा छठा और सातवां इसे मैंने बताया है। वो कह रही थी कि इसे तीसरा आता है, तीसरा लॉन्ग है। इसके बदले में वो 3 सवालों के जवाब मांग रही थी और मैंने दे दिए। एक बात तो पक्की है कि ज़िंदगी में अब कभी इसकी मदद नहीं करूँगी। सादिया ने कहा, एक बार ये लड़की मेरे हाथ लगे, फिर देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। इसे ढूंढते हुए वो कैंटीन में आ गई। देखा तो वो सामने बैठी 3 बर्गर्स और 3 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई बैठी थी। आओ, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद की पेपर में, तो मैंने सोचा था कि आज तुम लोगों को एक छोटी सी ट्रीट दे दूं। दुआ बोले जा रही थी। दुआ के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मुझे तीसरे सवाल का जवाब ही नहीं आता था। अब तुम दोनों से छुपा थोड़ी है, मुझे बाकी सवालों के जवाब भी नहीं आते थे। दुआ ने सच बताना बेहतर समझा, जबकि सादिया और ज़ाइमा अभी उसे घूर रही थी। देखो, तुम दोनों खाते खाते भी मुझे घूर सकती हो, आज की मेरी तरफ से है। अब मान जाओ यार। दुआ ने रोती शक्ल बनाई, जिस पे सादिया और ज़ाइमा दोनों हंस दी। अगर आज तुमने ये ट्रीट ना दी होती दुआ, तो कसम खा के कहती हूँ तुम्हारा कत्ल कर देती, ज़ाइमा ने कहा। खाते खाते वो बातों में मसरूफ़ हो गई। जब कॉलेज का पीएन दुआ के पास आया, दुआ बाजी आपके अब्बू बाहर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, पीएन बताकर चला गया। ठीक है यार, अब मंडे को मुलाकात होगी। वो सादिया और ज़ाइमा को खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। अभी सादिया और ज़ाइमा बर्गर खाकर बैठी हुई थी कि कैंटीन के वर्कर ने आकर इनके टेबल पर बिल रखा। अरे, ये बिल दुआ दे के गई है ना? सादिया ने कहा। नहीं मैम, उन्होंने कहा था कि बिल इनकी बेवकूफ़ सहेलियां देंगी। इसकी बात पर सादिया और ज़ाइमा का मुंह खुला का खुला रह गया। अब मंडे को दुआ का कत्ल यकीनी था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा मुंह ना खुलवा पाओगे। मुस्तफ़ा हैदर। यासिर खान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यासिर खान, तुम अभी तक मुस्तफ़ा हैदर को समझ नहीं पाए। लबों पे शातिराना मुस्कुराहट लिए मुस्तफ़ा इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम ठीक कहते हो मुस्तफ़ा हैदर, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? यासिर एक अलग अंदाज में बोला। मेरी कीमत तुम जैसे चमचे अदा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा के लबों से मुस्कुराहट अभी जुदा ना हुई। तुम गलत सोचते हो मुस्तफ़ा हैदर, अभी तक इस केस के बारे में सिर्फ तुम जानते हो या तुम्हारे अंडर काम करने वाले कुछ लोग, और मैं तुम्हें इस केस को बंद करने की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। यासिर खान ने इसे लालच देने की कोशिश की। बोलो, मेरी आज़ादी की क्या कीमत है? बस तुम्हारे बॉस का नाम। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन कीमत बता दी। और तुम जानते हो कि ये तो मैं कभी नहीं बताऊँगा। यासिर कहका लगाकर हंसा। लेकिन तुम नहीं जानते कि मुस्तफ़ा हैदर जान का रहता है। मुस्तफ़ा ने उठकर एक ज़ोरदार छापड़ इसके मुँह पर मारा। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ? यासिर गुस्से से धाड़ा। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं तुम जैसे कितनों को सीधा कर चुका हूँ? मुस्तफ़ा ने इसी के अंदाज़ में जवाब दिया। तुम मेरी ज़ुबान कभी नहीं खुलवा पाओगे, यासिर खान बोला। मैंने कहा ना यासिर खान, अभी तक तो तुम मुझे ठीक से जानते नहीं। अगर मैं ये ज़ुबान नहीं खुलवा पाया तो ये ज़ुबान काट दूँगा। और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी जेब से तेज़ धार का चाकू निकाल कर इसका हाथ टेबल पर पटका और छोटी उंगली काट दी। यासिर खान दर्द से बिलबिला उठा। तुम्हारे पास 10 दिन है यासिर खान, 10 दिन में अपनी ज़ुबान खोल दो, वरना हर दिन तुम्हारी एक उंगली कटेगी और 10 दिन के बाद तुम अपने हाथों से कभी कोई काम नहीं कर पाओगे। फिर क्या उखाड़ लोगे अपनी ज़ुबान से? शातिराना मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा बाहर निकल गया। बाहर आया तो रियासत पर इसकी नज़र पड़ी। चाचा रियासत थाने की सफाई करने आते थे, लेकिन बहुत दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ रहे थे। आज इन्हें देखता वो इनके करीब आ गया।
अरे चाचा, बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अकेले चाय पीते मज़ा नहीं आता। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चाय लेके आता हूँ। ये कहकर चाचा बाहर जाने लगे। रियासत चाचा हमेशा ये सोच कर हैरान होते कि इस थाने के बाकी सब इंस्पेक्टर इनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा हैदर रोज़ इनके साथ चाय पीता था और इसके अलावा भी इनकी बहुत मदद करता था। मुस्तफ़ा हैदर मुजरिमों के लिए जितना सख्त तबीयत था, अपनों के लिए इतना ही नरम दिल रखता था। पर अब इसका अगला केस यासिर खान था, जो एक बहुत बड़े असेंबलिंग गैंग में शामिल था और मुस्तफ़ा का मकसद इसका मुंह खुलवाकर इसके बॉस तक पहुंचना था। आज क्या करके आई हैं आप दुआ? बाबा इसकी हंसी देखकर पहचान गए। बाबा, आज मैंने सादिया और जाइमा को फिर से बेवकूफ़ बना दिया, दुआ ने हंसते हुए बताया। और आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने पूछा। क्योंकि वो पेपर में मेरी मदद मांग रही थी, दुआ ने बड़ी ही मासूमियत से बताया। तो वो आपकी सहेलियां हैं, आप उनकी मदद कर देती, बाबा ने समझाते हुए कहा। बाबा, अगर मुझे खुद आता होता तो ज़रूर करती, उन्होंने भी तो मेरी पेपर में बहुत सारी मदद की थी। दुआ ने सच बताया। और उन दोनों ने आपकी क्या मदद की थी? बाबा, सादिया ने मुझे पहला, दूसरा और चौथा सवाल बताया, जबकि जाइमा ने मुझे पाँचवा, छठा, सातवां सवाल बताया। बहुत हेल्प होगी आज मेरे पेपर में। अफसोस मैं उन दोनों की कोई हेल्प नहीं कर पाई। यानी कि आपको सातों सवाल नहीं आते थे पेपर के? बाबा को हैरत नहीं हुई, वो केमिस्ट्री में हमेशा से कमज़ोर थी। नहीं, मुझे एक भी नहीं आता था, सारा आउट ऑफ बुक था, जो मैंने पढ़ा उसमें से एक भी नहीं आया। हमेशा वाला बहाना बनाकर दुआ एक तरफ हो गई। अच्छा ठीक है, आप अपनी माँ को मत बताना, वरना वो आपको फिर से डांटना शुरू कर देंगी। प्लीज़ बाबा, धमकी तो सच्ची दिया करें, चप्पल से कोई डांटता नहीं है, मारता है, दुआ ने मुंह बनाकर कहा। और सुल्तान साहब की 19 साला बेटी आज भी अपनी माँ से मार खाती थी। हाजरा बेगम और सुल्तान साहब की एक ही इकलौती बेटी थी, जिसे वो दोनों बहुत ही मोहब्बत करते थे, जबकि इनके बाकी ख़ानदान का दुआ को कोई अता पता ना था। वो हमेशा अपने बाबा से अपने ख़ानदान के बारे में पूछती। बाबा कह देते कि इसके ताया ताई हैं, लेकिन इनके बारे में बताते कुछ नहीं। इसकी दोनों सहेलियां अपने कज़न के किस्से सुनाती थी। इसे बहुत शौक़ था कि इसके भी कज़न हों जिसके साथ खूब मस्ती करे। बहन भाई इसका कोई वैसे भी नहीं था। जब जाइमा और सादिया इसे अपने कज़न और बहन भाइयों की कहानियाँ सुनाती तो इसका दिल करता कि किराए पे अपने लिए बहन भाई और कज़न खरीद ले, जिनके साथ खूब मस्तियाँ करे, फिर इनकी शरारतें अपनी सहेलियों को सुनाए। इसे बहुत अच्छा लगता। इसके दिल में ख्वाहिश जागती, काश इसके बहन भाई और कज़न होते जिनके साथ मिलकर ये खूब मस्तियाँ करती, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रही। आज यासिर खान को पकड़ते तीसरा दिन था और तीसरी उंगली कटते ही इसकी ज़ुबान खुल चुकी थी। मेरे बॉस का नाम तारक भट्टी है और वो इस हफ़्ते पाकिस्तान से दुबई लड़कियां स्मगलिंग करने वाला है और हर हफ़्ते मंगल के दिन तकरीबन 10 से 15 लड़कियां दुबई भेजता है। इन लड़कियों में 15 से 35 साल की लड़कियां और औरतें भी शामिल हैं। इसकी बात सुनकर मुस्तफ़ा को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो यासिर खान का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता था, क्योंकि इसे अभी और इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। और तुम लोग ये सारी लड़कियां कहाँ से लेके आते हो? मुस्तफ़ा ने मज़ीद पूछा। हमारी गैंग में 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जो अफेयर चलाते हैं और रातों रात लड़कियों को भगा कर ले आते हैं। इसके अलावा सुनसान सड़कों पर चलने वाली लड़कियां और ज़्यादातर कॉलेजों और स्कूलों से छुट्टी के वक्त अगवा होने वाली लड़कियां या रोज़गार के लिए भटकने वाली लड़कियां और कुछ और अपनी मर्ज़ी से ये काम करती हैं। यासिर खान ने सारी तफसील मुस्तफ़ा को बता दी थी, जिसे इसने एक वीडियो में सेव कर लिया था। अब हमारा अगला मकसद आज़ाद कश्मीर है। कराची की पुलिस और सियासी अदारे हमारे पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए अब हमने कराची को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अब तारिक भट्टी आज़ाद कश्मीर में है और अगले 3 माह तक वहीं रहेगा और जितना हो सके वहाँ से फ़ायदा उठाएगा। यासिर खान ने एक एक बात बता दी थी। और अब मुस्तफ़ा का मकसद तारिक भट्टी जैसे अपने ही मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले दरिंदों को इनके अंजाम तक पहुँचाना था, जो ना तो किसी की माँ दिखते हैं और ना ही किसी की बहन। इनका मकसद सिर्फ अपनी होश मिटाना और पैसा कमाना होता है। मुस्तफ़ा ने आज अपने घर इन्फॉर्म कर दिया था कि वो कल आज़ाद कश्मीर के लिए निकल रहा है। बेटा, हो सके तो तुम अपने चाचा के घर जाके रुकना। ठीक है बाबा, चाचा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये कहकर उसने फ़ोन जेब में डाला और रियासत चाचा से मिलने चला गया, क्योंकि वो जानता था इसके लिए उन्होंने चाय तैयार कर रखी होगी। बाबा, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा कोई कज़न है। बाबा ने दुआ को सरप्राइज़ किया था, इसका कज़न इनके घर कुछ दिन रहने के लिए आ रहा है। दुआ ने हैरानगी और खुशी की मिली जुली कैफियत में पूछा। तो बेटा, क्या तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई कि तुम्हारा कोई कज़न है और वो यहाँ आ रहा है? खुशी? बाबा, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊँगी। मैं इसे अपने दोस्तों से मिलवाऊँगी, इसे अपने साथ कॉलेज में लेकर जाऊँगी, इसके साथ मस्तियाँ करूँगी, इसी के साथ दोस्ती करूँगी और कॉलेज में किसी को लिफ्ट नहीं कराऊँगी। दुआ ने खुशी खुशी अपनी सारी प्लानिंग एक ही बार में बता दी।
तो ठीक है, कल वो आ रहा है। बाबा ने बेटी की एक्साइटमेंट देखते हुए बताया। ठीक है, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अगर मैं कॉलेज चली गई तो इसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसका कितना वेट कर रही हूँ। दुआ ने कहा, नहीं बेटा, आप कॉलेज जाओगी, जब तक आप वापस आओगी तब तक वो आ जाएगा। दुआ का पेपर ना होता तो शायद बाबा छुट्टी करवा भी लेते। दुआ को अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई से चिढ़ थी। वो तो कॉलेज में सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाती थी। इसने कौन सा आगे जाके जॉब करनी थी जो किताबों में अपना सर खपाती। ये दुआ की सोच थी। दुआ न जाने कब से ज़ाइमा और सादिया का सर खा रही थी। हाँ ठीक है, हमें पता चल गया है तेरा कज़न आया है, सादिया ने इसकी नकल उतारते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम दोनों को ये तो नहीं पता ना कि वो जितने दिन यहाँ पे रहेगा मैं तुम दोनों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकती। गोया ऐलान किया कि वो इन दोनों को लिफ्ट नहीं करवाने वाली। इसकी बात पर सादिया और ज़ाइमा का मुंह खुल गया। क्यों? ज़ाइमा ने मुंह बनाकर पूछा। अरे यार, समझने की कोशिश करो, मुझे इससे दोस्ती करनी है, इसे कॉलेज दिखाना है, इसे पूरा आज़ाद कश्मीर दिखाना है। वो यहाँ पहली बार आ रहा है। दुआ ऐसे कह रही थी जैसे इसका कोई कज़न नहीं बल्कि कोई सुपरस्टार आ रहा है जिसकी वजह से ये बाकी लोगों को अहमियत नहीं दे पाएगी। बस कर दे यार, तेरे नखरे, हमारे भी कज़न्स हैं, हमने तो कभी इन्हें इतनी अहमियत नहीं दी। हेलो, तुम्हारे कज़न और मेरे कज़न में बहुत फ़र्क है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, दुआ ने एक स्टाइल से कहा। मतलब कि इसके सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है? दुआ ने मुंह बिगाड़ कर पूछा। वो पहली बार आ रहा है, तुम दोनों तो सालों से मेरा सर खा रही हो। फ़िलहाल तुम दोनों को अपना मुकाबला उससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुआ ने इसका जवाब देने के बजाय उसे सुना दी। देख रही हो ज़ाइमा, अभी इसका कज़न आया नहीं तो इतनी बदल गई, जब आ जाएगा तो ये तो हमें बिल्कुल देखेगी भी नहीं। यार बस करो अपने ड्रामे, बाबा आने वाले होंगे, मैं बाहर जाके उनका वेट करती हूँ, दुआ कहते हुए उठी। गोया ने बताया कि वाकई ही इसके कज़न के आ जाने के बाद इन दोनों को लिफ्ट नहीं करवाएगी। 4 दिन के लिए कज़न आ रहा है, जब चला जाएगा देखना फिर वापस हमारी मिन्नतें करेगी, सादिया ने कहा। फिर हम इसे लिफ्ट नहीं कराएंगे। ज़ाइमा ने भी प्लान बनाया। बेटा, दुआ तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइट है कि सुबह कॉलेज भी नहीं जा रही थी। इसे जब से पता चला है कि इसका कोई कज़न है तो खुशी से दीवानी हुई जा रही है। हाजरा ने इसे दुआ के बारे में बताया, लेकिन बदले में वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। आज वो खुद भी इसे 15 साल बाद देखने जा रहा था, लेकिन इस वक्त इसे अपने काम के लिए जाना ज़्यादा ज़रूरी था। सॉरी चाची, मुझे काफ़ी देर हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ? दुआ से मैं शाम को मिल लूँगा, मुस्तफ़ा ने इनसे माजरत करते हुए कहा। लेकिन इसकी ये बात सुनकर हाजरा परेशान हो गई, क्योंकि दुआ इससे मिलने के लिए बहुत खुश थी और वो इसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले में आया था। ठीक है बेटा, तुम अपना काम ख़त्म करके आओ, दुआ से तुम शाम को मिल लेना। वैसे भी मुस्तफ़ा तकरीबन 1 घंटे से बैठा इनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शायद वो ट्रैफिक में फंसे थे जो अभी तक ना आ सके। अब मुस्तफ़ा की मजबूरी थी कि इसे पहले अपना काम ख़त्म करना था, क्योंकि इसका दोस्त तकरीबन 5 बार फ़ोन कर चुका था। अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि चाचा और दुआ आ गई। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? दुआ से मिले बगैर चाचा ने दुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाय, आई एम दुआ। दुआ ने गर्मजोशी से अपना तारुफ करवाया और हाथ आगे बढ़ाया, जिसे मुस्तफ़ा ने फ़ौरन थाम लिया, लेकिन जवाब में कुछ ना बोला, यहाँ तक के मुस्कुराया भी नहीं। चाचू, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आऊँगा, फिर शाम को आपसे बात होगी, बस इतना कहकर वो चला गया, जबकि दुआ को इसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा था। बाबा, आपने इसको बताया नहीं कि मैं इसका कितना वेट कर रही थी? दुआ ने मुँह बनाते हुए पूछा। हाँ बेटा, बताया था, लेकिन वो अपने किसी काम के सिलसिले में आया है। लेकिन थोड़ी देर बैठ जाता तो क्या चला जाता? दुआ को गुस्सा आया। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो बड़ा है तुमसे, बाबा ने समझाते हुए कहा, क्योंकि इसका बदतमीज़ाना अंदाज़ इन्हें हरगिज़ पसंद ना आया। शाम को वापस आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो, फिर दोनों खूब गप्पे लड़ाना, और भूलो मत कि परसों तुम्हारा पेपर है। बाबा ने इसे डांट पिला दी, तो मुँह बनाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। दुआ घर आई तो इसके फ़ोन पर ज़ाइमा का मैसेज पहले से ही आया हुआ था। कैसा है तुम्हारा कज़न? तुम्हारा हम उम्र है क्या? हमारी क्लास में एडमिशन लेगा क्या? क्लास स्टार्ट करेगा? और वो हमारे पेपर्स के बाद इसके एग्ज़ाम्स हो गए क्या? ऐसे ही लातादार मैसेजेस। एक बार तो दुआ का दिल किया कि वो इसे फ़ोन करके बताए कि इसका कज़न कितना खड़ूस है, इसे मुस्कुराकर दिखा तक नहीं, यहाँ तक कि इसके हाय के बदले में हाय भी नहीं कहा। और बाबा कह रहे थे कि वो इससे उम्र में बड़ा है और काफ़ी बड़ा भी लग रहा था। तो वो 4th ईयर का हरगिज़ ना था, क्योंकि ये पेपर देखकर उसने 4th ईयर में जाना था। सो वो चाहती थी कि इसका कज़न भी इसके साथ हो, लेकिन ये सब कुछ वो ज़ाइमा को बताकर अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि ये खुद भी अपने कज़न की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करके आई थी। अब तो वो दोनों मुझे मुँह ही नहीं लगाएंगी। यही सोचते सोचते दुआ बेड पर लेट गई। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, हो सकता है वो वाकई अपने किसी काम के सिलसिले में आया हो और परेशान हो।
कोई बात नहीं, मैं शाम को इससे मिलती हूँ। वैसे भी कोई पहली मुलाकात में दोस्त थोड़ी ना बन जाता है, इसलिए मैं इसके लिए केक बनाती हूँ, फिर इसको बोलती हूँ दोस्ती का। यही सोचते सोचते वो उठी और किचन में आ गई। मामा, मैं मुस्तफ़ा के लिए केक बनाऊँगी, आप मुझे सारी चीज़ें ला दें। इसने किचन में आते ही हाजरा बेगम से कहा, इसके लिए केक क्यों बनाओगी बेटा, मैंने बहुत कुछ बना दिया है। हाजरा बेगम मुस्तफ़ा की खातिरदारी के इंतज़ामात कर रही थी। नहीं मामा, मुझे मुस्तफ़ा से दोस्ती करनी है और केक से ज़्यादा अच्छा तरीका कोई नहीं है। मीठा मीठा केक खाएगा तो खुद ही मीठा हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वैसे भी तो बाबा कहते हैं ना, जो मेरे हाथ का केक खाता है वो मेरा फ़ैन हो जाता है। मुझे मिस्टर मुस्तफ़ा खड़ूस को भी अपना फ़ैन करना है। अपना प्लान बताते हुए वो केक बनाने लगी। ऑफ़िसर मुस्तफ़ा, जिस तरह से आपने पहले केसेस हैंडल किए हैं, हमें यकीन है कि ये केस आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मगर यहाँ मसला ये है कि इस बार सवाल औरतों और बच्चियों का है। 16 से 35 साल की बच्चियाँ और औरतें उठाई जा रही हैं। क्या हम लोग इतने बेमौल हो गए हैं कि हमारे मुल्क की औरतों और बच्चियों के साथ इस तरह से किया जाए? हमें इन्हें बचाना होगा, हमें हमारी बच्चियों की हिफाजत खुद करनी होगी। इसमें तारिक भट्टी के अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका लीडर तारिक भट्टी है और तारिक भट्टी सबसे वफादार साथी यासिर खान का मुंह तुम खुलवा चुके हो। तारिक भट्टी अपना साथी वापस चाहता है, इसके लिए वो बहुत सारे ऑफिसर्स को अपने साथ मिला चुका है और अब वो तुम्हें भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। हमें तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी पर कोई शक नहीं है, हमें यकीन है कि ये सब तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन इसमें तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता है। तारिक भट्टी को हम जितना ईजी ले रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, वो अंदर ही अंदर कोई गेम करेगा। सब इंस्पेक्टर न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। ऐसे बहुत सारे केस वो पहले भी हैंडल कर चुका था और इसे यकीन था कि बहुत जल्द वो तारिक भट्टी को भी सलाहों के पीछे ले जाएगा और अब इस काम में इसका सबसे ज़्यादा साथ देगा यासिर खान। शाम के खाने के दौरान भी दुआ ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देता रहा। दुआ को इसका इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा ना लगा। वो कितनी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी और वो इसे बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, खाने के बाद जो केक इसने बनाया था, इसके बाद तो इनकी वैसे भी दोस्ती हो जानी है। खाना खाने के बाद दुआ मुस्तफ़ा के कमरे में आई। हाय मुस्तफ़ा, क्या कर रहे हो तुम? वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब दुआ अचानक इसके कमरे में आई। दुआ, तुम्हें नहीं लगता मेरे कमरे में आने से पहले तुम्हें मुझसे इजाज़त मांगनी चाहिए? मुस्तफ़ा ने कड़े लहजे में दुआ से ये सब कहा, जिस पर दुआ को शर्मिंदगी हुई, लेकिन इस शर्मिंदगी को एक साइड पर रख दिया। मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई थी, मैंने खुद बनाया है। दुआ ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं मीठी चीज़ें नहीं खाता, इसे ले जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर मत आना। काफ़ी सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुस्तफ़ा को इसका इस तरह से कमरे में आना बहुत बुरा लगा था। दुआ को इसका इस तरह कहना बहुत बुरा लग रहा था। कमरे से बाहर आकर सीधी किचन में आई और के एक टेबल पर पटाखा। समझता क्या है अपने आप को? कमरे में इजाज़त के बगैर नहीं आ सकती, ये मेरा घर है और मैं अपने ही घर में नहीं जा सकती। पता नहीं गई ही क्यों मैं इसके कमरे में, ये तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। मैं मीठी चीज़ें नहीं खाता, मेरे कमरे में मत आना। इसकी नकल उतारते हुए वो अपने लिए चाय बनाने लगी। सादिया और ज़ाइमा का ख़याल आया, जब इन दोनों को पता चलेगा कि मेरा कज़न इतना खड़ूस है तो कितना हंसेंगी मुझ पर। यही सोचते सोचते इसका मुंह बन गया। एक और कोशिश कर लूँ क्या इससे दोस्ती करने की? सोचते ही इसने फ़ैसला कर लिया। हो सकता है इसका कोई दोस्त ना हो, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो जनाब, आज एक और कोशिश करते हैं मुस्तफ़ा खड़ूस से दोस्ती करने की। इससे दोस्ती करने की प्लानिंग करते हुए दोनों कप उठाकर इसके कमरे में फिर से आई, लेकिन इस बार नॉक करना ना भूली। क्या मैं अंदर आ जाऊं? खुद को आधा कमरे के अंदर करके इसे देखते हुए वो पूछ रही थी। तुम अंदर ही हो दुआ, बस पैर बाहर है, इन्हें अंदर ले आओ, मुस्तफ़ा ने खुद पे ज़ब्त करते हुए कहा। तुम इतना काम कर रहे हो, मुझे लगा तुम थक गए होगे, तो क्यों ना तुम्हें चाय पिला दूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, इसने कप की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं रात को चाय नहीं पीता। इसके एक ही जवाब पर गोया बात ही ख़त्म हो गई। क्या मतलब चाय नहीं पीते? देखो कितनी अच्छी बनी है, बाबा कहते हैं मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। सब तो मेरी मिन्नतें करके चाय बनवाते हैं, लेकिन फिर भी जब मेरा दिल होता है मैं तब ही चाय बना कर देती हूँ।
तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मेरे हाथ की चाय नसीब हो रही है, इसलिए आप नखरे मत करो, शराफत से इसे पी लो। गोया इसे एहसास दिलाया गया कि ये चाय बहुत कीमती है। देखो दुआ, मैं रात को चाय नहीं पीता, इसलिए ये तुमने बनाई हो या किसी और ने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मुझे तुमसे चाय बनवानी हुई तो यकीन करो मैं कभी मिन्नतें नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, आइंदा कभी भी इस तरह से मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। इसका रवैया इतना सख्त था, दुआ की आंखों में पानी आ गया। इसने तो कभी नहीं सोचा था कि इसका कज़न ऐसा होगा। अब मेरा मुंह देखना बंद करो, निकलो यहाँ से, मुस्तफ़ा ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। वो जाने लगी तो मुस्तफ़ा ने इसे एक बार फिर से रोक लिया। और एक बात तुम हमेशा याद रखना, मैं तुमसे उम्र में 9 साल बड़ा हूँ, तो बेहतर होगा कि आइंदा मुझे तुम कह के मुखातिब ना करो। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मुस्तफ़ा ने इसे जाने की इजाज़त दी तो वो रोते हुए सीधे अपने कमरे में आई। शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रोई होगी, शायद ही कभी किसी ने इसकी इतनी इंसल्ट की होगी। आई हेट यू मुस्तफ़ा, आई हेट यू मुस्तफ़ा हैदर, तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। सू सू करती वो मुस्तफ़ा से कभी बात ना करने का फ़ैसला कर चुकी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुआ को अहमियत ना मिली हो, लेकिन मुस्तफ़ा ने इसे एहसास दिलाया कि जिस तरह से वो इसका इंतज़ार कर रही थी कि इसका कोई कज़न है जो इससे मिलने के लिए आ रहा है, ये सब बातें मुस्तफ़ा के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। दुआ को समझ आ चुका था कि मुस्तफ़ा एक रूड और खड़ूस इंसान है जो ज़्यादा लोगों से जल्दी नहीं घुलता मिलता। बस इसने भी सोच लिया था कि अब वो मुस्तफ़ा को कोई अहमियत नहीं देगी। इसे कज़न की ज़रूरत ज़रूर थी, लेकिन इस किस्म के कज़न की हरगिज़ नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, लेकिन मुस्तफ़ा वैसा नहीं था जिसके साथ वो दोस्ती कर सके। वो इन सब बातों के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि मुस्तफ़ा इसकी दोस्ती के लायक ही नहीं है। अब वो ना तो इससे कोई बात करेगी और ना ही इसे कोई अहमियत देगी। वो सिर्फ इसके घर में एक मेहमान है जो कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा। यही सोचते सोचते इसने सादिया को कॉल की, क्योंकि जिस कज़न के लिए वो अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों को छोड़ रही थी, वो कज़न तो इसकी दोस्ती के लायक ही नहीं था। सादिया ने फ़ोन उठाते ही कहा, कैसे आ गई मेरी याद, तुम्हारा कज़न क्या सो गया है कि अब हम गरीबों पर करम नवाजी फरमा रही हो। तंज का कड़वा घूंट दुआ पी गई। वो सिर्फ कज़न है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब इसके लिए तुम्हें थोड़ी ना भुला दूंगी। दुआ ने इसे पुचकारा। वही तो मैडम, ये सूरज कौन सी साइड से निकला है, बल्कि अब तो चंदा मामा का वक्त है। क्या हुआ, तुम्हारे कज़न ने तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई क्या? सादिया फ़ौरन नतीजे पर पहुंची। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, बस ज़रा बिज़ी रहता है अपने काम में। दुआ इसे चाह कर भी नहीं बता पाई कि मुस्तफ़ा वैसा नहीं है जैसा इसने सोचा था। काम में? क्या काम करता है? तुम्हारे साथ कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा क्या? सादिया पूछे बगैर न रह सकी, क्योंकि वो कहती थी कि इसका कज़न इसके साथ इसी के कॉलेज में इसी की क्लास में पढ़ेगा। नहीं यार, वो पुलिस इंस्पेक्टर है और यहाँ अपने काम के लिए आया है और मेरे साथ मेरी क्लास में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो मुझसे 9 साल बड़ा है। दुआ ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। ओह, तो अब मैं समझी कि तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई। खैर, मुझे पता है तुमने मुझे मनाने के लिए फ़ोन किया है, तो ही एक शर्त पे मानूंगी।